Hello students, welcome you all. Today we are starting your chapter Force and Laws of Motion. In the previous chapter, we described the motion of an object along a straight line in terms of its position, velocity and acceleration. We saw that such a motion can be uniform or non-uniform. We have not yet discovered what causes the motion. Why does the speed of an object change with time? Do all motions require a cause? If so, what is the nature of this cause? In this chapter, we shall make an attempt to quench all such curiosities. जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो प्रीवियस चैप्टर था आपका मोशन, उसमें आपने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन उसके बारे में पढ़ा था आपने। साथ ही जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इन टर्म्स में हमने जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन था उसको डिस्क्राइब किया था स्ट्रेट लाइन में। ऑल्सो वी हैव सी दैट द मोशन वॉज, वो यूनिफॉर्म भी था और नॉन यूनिफॉर्म भी था, लेकिन स्टिल वी डोंट नो कि जो मोशन था वो किसकी वजह से था। व्हाट वाज द कॉज ऑफ दैट मोशन, किस वजह से जो मोशन है वो आ रहा था। एंड व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, और विद द टाइम जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वो चेंज क्यों हो रही थी। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसके आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कॉज हैड पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स। A ball on the ground, when given a small hit, does not move forever. Such observation suggests that rest is the normal state of an object. This remained the belief until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand the motion. सेंचुरीज से जो साइंटिस्ट है इस मोशन की जो प्रॉब्लम है एंड इट्स कॉज, इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है ये, बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ हिट डज नॉट मूव फॉरएवर। जैसा कि एक बॉल होता है जिसको आप क्या हिट करते हैं ग्राउंड पे, तो जो हमेशा के लिए वो मूव नहीं करता है। इन ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट ने क्या पता लगाया, दैट रेस्ट इज़ अ नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी नेचुरल जो स्टेट है वो रेस्ट है। ये जो बिलीव था ये काफ़ी टाइम तक यही बना रहा। आफ्टर दैट देखें क्या हुआ। इन आवर everyday life we observe that some efforts is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. We ordinarily experience this as a muscular effort and say that we must push or hit or pull on an object to change its state of motion. Daily life में हम देखते हैं that some efforts are required to put a stationary object, कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो एक जगह होते हैं उनको क्या मोशन में लाने के लिए हमें उनके ऊपर कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है। वो एफर्ट कैसे लगाएंगे आप, यू कैन पुश दैट ऑब्जेक्ट, हिट और पुल दैट ऑब्जेक्ट सो दैट इट्स स्टेट ऑफ मोशन चेंज। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल। नाउ जो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट हम जो जिसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट पुश, हिट और पुल। Let us now ponder about a force. What is it? In fact, no one has seen, tasted or felt a force. किसी ने भी इसको नहीं देखा है। However, we always see or feel the effect of a force. लेकिन क्या है देखें, we all always, हम देखते भी है, we always see or feel, जो इफेक्ट होगा उसकी वजह से उसको हम देख सकते हैं। It can only be explained by describing what happens when a force is applied to an object. Pushing, hitting or pulling of objects are all ways of bringing object in motion. ये सभी जो तरीके हैं, पुशिंग हो गया आपका, हिटिंग और पुलिंग, इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उनमें मोशन आता है। They move because we make a force act on them. From your studies in earlier classes, you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object. ये भी हमने देखा है कि जो फोर्स उसकी वजह से आप मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का उसको चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर, और टू
उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है आपका वो फास्ट भी मूव कर सकता है और स्लो भी। और टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और उसकी जो मोशन की जो डायरेक्शन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। वी ऑल्सो नो दैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये भी हमें पता है कि फोर्स की वजह से आप जो शेप है, जो साइज है ऑब्जेक्ट का, उसको चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें दिया नीचे, अ स्प्रिंग एक्सपेंड ऑन application of force, a spherical rubber ball become oblong as we apply force on it। देखिए स्प्रिंग की जो शेप है वो चेंज हो रही है, आपका जो स्फेरिकल रबर बॉल है उसकी जो शेप है वो ओब्लॉन्ग हो रहा है, वो चपटा सा हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फोर्सेज। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज। इन फिगर shows a wooden block on a horizontal table. The two string X and Y are tied to the two opposite faces of the block as shown. If we apply a force by pulling the string X, the block begins to move to the right. Similarly, if we pull the string Y, the block moves to the left. दो देखिए आपने स्ट्रिंग लगाई हैं इसमें अपोजिट फेसिस पे ब्लॉक में, जो आपके पास फिगर में दिया है। इफ़ यू अप्लाई पुलिंग फोर्स ऑन स्ट्रिंग X, द ब्लॉक बिगिन टू मूव राइट की ओर जाएगा। अगर आप पुल लगाएंगे बाई पे तो इट विल मूव टुवर्ड लेफ्ट। बट इफ़ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स विद द इक्वल फोर्सेज, द ब्लॉक विल नॉट मूव। सच फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेज एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस केस में देखें आपके पास क्या होगा, जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगा। जो इस तरह की फोर्सेज हैं, इन फोर्सेज को हम बैलेंस्ड फोर्सेज बोलते हैं, जिनकी वजह से जो ऑब्जेक्ट का जो बैलेंस बना रहेगा, इससे ना तो स्टेट ऑफ रेस्ट है ना मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है चेंज होगा। नाउ लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच टू अपोजिट फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक। इन दिस केसेस द ब्लॉक वुड बिगिन्स टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अब देखिए दो अलग अलग फोर्सेज लगाएंगे जिनका जो मैग्नीट्यूड है डिफरेंट होगा। मान लीजिए एक 10 न्यूटन की, एक 15, तो आपके पास क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो 15 न्यूटन, जहाँ ज़्यादा फोर्स है उस ओर वो मूव करेगा। Thus the two forces are not balanced and the unbalanced force act in the direction the block moves। और यहाँ पे जो है अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी अब, और किस डायरेक्शन में लगेगी, वो जिस डायरेक्शन में वो ब्लॉक मूव करेगा। दिस सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट इन मोशन। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स है जो ब्लॉक के ऊपर लग रही है उसकी वजह से वो मोशन में आता है। What happens when some children try to push a box on a rough floor? If they push the box with a small force, the box does not move because of the friction acting in the direction of opposite to the push। अगर एक बॉक्स रखा है फ्लोर पे, बच्चे उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, देखें रफ सा फ्लोर है, अगर वो कम फोर्स लगाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए कौन सी फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो हमेशा एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। This friction force arises between the two surfaces in contact, in this case between the bottom of the box and the floor's rough surface। यहाँ पे देखिए जो कहाँ लगेगी वो फ्रिक्शन फोर्स, bottom of the box and the floor rough surface। It balances the pushing force and therefore the box does not move। ये जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या करेगी, देखें उस पुशिंग फोर्स को ये बैलेंस करेगी और फिर जो आपका जो बॉक्स है वो वहाँ से नहीं हिलेगा। इन फिगर द चिल्ड्रन push the box harder but the box still does not move. This is because the friction force still balances the pushing force। फिगर में जो बताया गया देखिए यहाँ पे और ज़्यादा हार्डर पुश कर रहा है बच्चा, जो बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो मूव नहीं कर रही, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे भी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैलेंस कर रही है पुशिंग फोर्स को। If the children push the box harder still, the pushing force become bigger than the friction force। देयर इज़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स सो द बॉक्स स्टार्ट मूविंग। लेकिन अगर और ज़्यादा फोर्स लगाएगा बच्चा तो क्या होगा, देखें वहाँ पे अब जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो पुशिंग फोर्स है उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ऑब्जेक्ट आपका वो है मूव करना शुरू करेगा। What happens when we ride a bicycle? When we stop pedaling, the bicycle begins to slow down। सेम केस होता है, ये सभी को पता होगा। This is again because of the friction force acting opposite to the direction of motion। ये भी क्या है, देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। इन ऑर्डर टू कीप द बाइसिकल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन। पैडलिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी। इट दस अपीयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स मोशन अंडर द कॉन्टीन्यूस एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना मोशन मेंटेन कब करता है,
लगातार अंडर द अनबैलेंस्ड फोर्स. However, it is quite incorrect. An object moves with a uniform velocity when the force is acting on the object. हालांकि देखिए क्या बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव करता है व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स आर बैलेंस्ड जो होती हैं वो, एंड देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट. इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देयर विल बी ए चेंज इन आइदर इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन. लेकिन अगर क्या करेंगे हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तब क्या होगा आपके पास देखें, देयर विल बी चेंज, या तो स्पीड चेंज होगी या डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो सकती है. दस टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड. इसलिए एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ती है. एंड द चेंज इन इट्स स्पीड वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड. और जो चेंज है वो लगातार आता रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या जो स्पीड है. However, if this force is removed completely, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then. हालांकि देखिए क्या बोल रहा है ये, इफ़ द फोर्स अगर उसको आप रिमूव करेंगे कम्प्लीटली तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी इट हैज़ एक्वायर्ड टिल देन. उस वक्त उसने जो वेलोसिटी एक्वायर की उसी से वो आगे चलता रहेगा. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. इसमें हमने देखा कि देयर आर forces are needed for the object to be in motion. बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा. बैलेंस्ड फोर्स की वजह से क्या होगा, जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है वो सेम रहेगी या जो मोशन है, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से क्या होगा, देयर विल बी चेंज इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. Rest we will continue in the next section. Thank you.